हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? जैसे कोई सेल है और अगर वो सेल बड़ा हो जाए तो क्योंकि आपको पता है सेल है और उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं और उसी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? सारे सेल ऑर्गेनल पर कमांड रखता है, पूरे सेल को देखता है और ये रेगुलेट करता है पूरे सेल को। और इसका अपना एक एरिया, जैसे मान लीजिए कि एक सेल है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है और राइबोसोम है। तो क्या कहेगा? जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो न्यूक्लियस इसको मतलब रेगुलेट करता है कि इसका काम बताता है, तुम्हारा काम है माइटोकॉन्ड्रिया, तुम एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। ऐसे ऐसे सबका काम डिवाइड किए हुआ रहता है और न्यूक्लियस सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है, देखता रहता है। तो अगर जैसे कि अगर इसी सेल का साइज बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो जैसे इसका एरिया बड़ा हो जाएगा, सेल का एरिया जब बड़ा हो गया और न्यूक्लियस छोटा सा बेचारा रह गया, तो क्या इस सेल पे कमांड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो जब सेल पर कमांड नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा? इस एरिया को कहेगा आप डिवाइड कर लो जिससे कमांड अच्छे से बन जाए। तो इसीलिए सेल डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। बट किसी सेल्स में जो है सेल डिवीज़न नहीं होता है क्योंकि उसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि सेंट्रियोल क्या करता है? सेंट्रियोल का काम है सेल डिवीज़न का कराना। क्या काम है? सेल डिवीज़न का कराना। तो जैसे कि नर्वस सेल है, नर्वस सेल जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, उसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता क्योंकि उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है। कि सेंट्रियोल ही क्या करता है? सेल डिवीज़न करता है। तो अब देखिए, सेल डिवीज़न को कंप्लीट करने में एक साइकिल चलती है। सेल डिवीज़न को कंप्लीट करने की साइकिल चलती है और इस साइकिल में 2 फेज लगते हैं। एक तो होता है आई फेज और दूसरा होता है यम फेज। यम फेज इन द सेंस कि माइटोसिस फेज और मियोसिस फेज। ठीक है। आई फेज को इंटरफेज कहा जाता है। इसे इंटरफेज के साथ साथ इसे जो है और भी नाम है। इसका नाम है रेस्टिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। जबकि एन फेज को क्या कहते हैं? एम फेज को कहते हैं डिवाइडिंग फेज। आगे देखिए बाकी जो आई फेज होता है, आई फेज आई फेज में 3 फेज आते हैं। पहला G1 आता है, G1 यस G2, G1 यस G2, G1 यस G2 देखिए। और दूसरा क्या है? यम फेज है। G1 जैसे कि आपको पता है ह्यूमन में जो होता है, ह्यूमन की बात करें तो इसमें 24 आवर्स लग जाते हैं सेल डिवीज़न कंप्लीट करने में। बट वहीं हमारे जैसे कि हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में जो है सिर्फ 90 मिनट्स ही लगते हैं सेल डिवीज़न को कंप्लीट करने में। तो अभी तो हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें देखते हैं तो जो इंटरफेज होता है, अब 24 आवर्स को इसमें जो है लगेगा पूरा सेल डिवीज़न कंप्लीट करने में। तो G1 जो होता है ये 11 आवर्स लेता है, यस जो होता है ये 8 आवर्स लेता है, G2 जो है ये 4 आवर्स लेता है। बाकी जो बचा हुआ वो यम फेज लेगा, यम फेज लेता है। ऐसे कंप्लीट होता है सेल साइकिल। और देखिए जो आई फेज होता है, आई फेज के दौरान जो है ये सारे सेल ऑर्गेनल्स डेवलप हो जाएंगे, मतलब रिप्लिकेट हो जाएंगे। और जैसे कि G1 में क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनल रिप्लिकेट कर जाते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल। इसको छोड़कर बाकी सारे सेल ऑर्गेनल G1 में रिप्लिकेट कर जाएंगे। बट हम जब यस फेज में आते हैं तो यस फेज में देखते हैं तो डीएनए में लगा हुआ हिस्टोन प्रोटीन, इसके साथ साथ सेंट्रियोल यहीं पे रिप्लिकेट करता है। कहाँ पे? यस फेज में। लेकिन जब हम G2 की बात करते हैं तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ प्लास्टिड और इसके साथ साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन का डिवीज़न होता है। डिवीज़न नहीं, रिप्लिकेशन, नॉट डिवीज़न। रिप्लिकेशन होता है कहाँ पर? G2 फेज में। अच्छा, क्या कारण है कि ये G1 फेज में नहीं हुआ माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड? क्योंकि
ये सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब इसके खुद का अपना डीएनए होता है, ये सर्कुलर डीएनए रखता है। माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड एक खुद का ओन सर्कुलर डीएनए रखता है, इसीलिए जीवन में इसका रिप्लिकेशन नहीं होता। क्योंकि ये अपना डीएनए रखता है, इसीलिए यस फेज में क्या करेगा, डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाएगा। जब यस फेज में इसका भी डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया तो G2 में क्या हो जाएगा, G2 में फिर डीएनए का रिप्लिकेशन हो ही गया है तो माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड का रिप्लिकेशन हो जाएगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या काम है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। आगे हम देखते हैं स्पिंडल फाइबर क्या होता है। स्पिंडल फाइबर, देखिए स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर ये बनाता है कौन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं और एनिमल सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में आपको हम बता दें, एक सेकेंड, प्लांट सेल की हम बात करते हैं तो इसमें स्पिंडल फाइबर होता है, लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में स्पिंडल अपरेटस होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पिंडल फाइबर स्पिंडल अपरेटस। देखिए स्पिंडल अपरेटस में क्या होता है, सेंट्रियोल जब रहेगा तो स्पिंडल अपरेटस बनेगा। मतलब देखिए जैसे कि आपको पता है प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट है। जब प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है तो यही सेंट्रियोल जब एब्सेंट है तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो है करता है वो गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। और ये सेल प्लेट के मेथड से सेल डिवीजन होता है प्लांट सेल में। लेकिन स्पिंडल अपरेटस बना लेता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है जैसे छोटे छोटे यहाँ पे स्मॉल फाइबर्स होते हैं तो सेंट्रोसोम इससे मिल करके एस्टर बना लेते हैं। और यही एस्टर जो है स्पिंडल फाइबर जब ऐसे मिल जाएगा तो मिल करके स्पिंडल अपरेटस बना लेंगे। तो स्पिंडल अपरेटस कहाँ पे बना, एनिमल सेल में। अब देखिए कंप्लीट हो गया आई फेज। अब हम आते हैं यम फेज पे। यम फेज देखिए, जैसे एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, G0 फेज क्या होता है। देखिए कुछ सेल ऐसे होती हैं जो सेल्स बहुत ओल्ड हुई रहती हैं, G0 फेज। इस फेज में क्या होता है, ये भी आई फेज में G1 फेज में आता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे सेल्स जो बहुत ओल्ड हुए रहते हैं वो सेल डिवीज़न नहीं करते हैं तो वो G0 फेज में रह जाते हैं। इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जीवन में ही इधर से जीवन से यहाँ से ये एग्जिट कर जाएंगे और जब जीवन से एग्जिट कर जाएंगे तो फिर सेल साइकिल से सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऐसे फेज जो है G0 फेज कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए यम फेज जो होता है या डिवीजन फेज जो होता है, बात कर रहे हैं अभी हम माइटोसिस फेज की बात कर रहे हैं। मियोसिस में जो होता है वो अलग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें देखिए माइटोसिस में क्या होता है कि 4 फेज में कंप्लीट होता है माइटोसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में कंप्लीट होता है माइटोसिस। तो हम देखते हैं कि अब सेल डिवीज़न हमारा स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्रोफेज। क्या आएगा, प्रोफेज। देखिए इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, G0 फेज, जैसे क्वेश्चन फेज कहते हैं। आगे देखिए जीवन में क्या है, जैसे आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन रेटिकुलम के रूप में फैले रह रहते हैं, मतलब एज अ जाल पूरे न्यूक्लियस में से फैले रहते हैं और जो है इसी में फैले रहेंगे। और यही जीवन में देख रहे हैं आप लोग, यस में रिप्लिकेट हो गए, G2 में वही कंडीशन बनी रह गई। अब प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो होगा तो देखिए प्रोफेज की कंडीशन हम बात करते हैं तो प्रोफेज में क्या होता है, देखिए लिखा हुआ सम शॉर्टेनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर। हाँ, तो ये जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमैटिन या नॉट क्रोमोसोम, यहाँ भी क्रोमोसोम नहीं क्रोमैटिन कहलाएगा, क्योंकि वो जो धागे नुमा रेटिकुलम ऐसे पूरा फैला हुआ था वही अब शॉर्टनिंग और थिकनिंग हो जाएगा। तो अब जो है ये बहुत थिकनिंग हो गया, अब जाके ये क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। तो प्रोफेज ऐसे देखा जाए तो 2 फेज में कंप्लीट हो, एक अर्ली प्रोफेज, दूसरा लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, यही जो रेटिकुलम था वो अब जो है क्रोमैटिन के रूप में ऐसे आ जाता है, सेंट्रोमियर दिखने लगता है पूरा ऐसे अर्ली प्रोफेज में।
और जितने सेल ऑर्गेनल रहेंगे सब डिसअपियर होने लगेंगे, न्यूक्लियस वगैरह, न्यूक्लियोलस नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस भी जो है पूरे डिसअपियर होने लगते हैं किसमें, अर्ली प्रोफेज में। लेकिन लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में यही जो है पूरा कंडेंस हो जाएंगे, इसके बाद क्रोमोजोम फॉर्म में दिखने लगेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। मेटाफेज में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी क्रोमैटिन जो भी ये क्रोमोजोम रहेंगे, इसके क्रोमोजोम जो रहेंगे इसके सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर क्या होता है, देखिए जैसे कि ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के बीचों बीच जो ये फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर ही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। और ये क्या है, ये है क्रोमेटिड। क्या है, ये क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ये इसी काइनेटोकोर्स से ही मेटाफेज में क्या हो जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर अटैच होने लगेगा। क्या होने लगेगा, अटैच होने लगेगा। इसके बाद फिर क्या होता है, अटैच हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर अटैचमेंट। आगे देखिए क्या होता है, आगे फिर मेटाफेज मेटाफेज की बात करते हैं। फिर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, फिर हाँ इक्वेटर पर आ गए, ये देखिए यहाँ दिख ही रहा, इक्वेटर पर आ गए, ये देखिए यहाँ पे इक्वेटर पर आ गए हैं ना, सब अटैच हो गए हैं, सारे सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं। अब देखिए अटैच होने के बाद अब फिर अगली फेज आ जाती है, इसे कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर जो लगा हुआ है किससे, सेंट्रोमियर से, अब ये दोनों तरफ खींचते हैं। कैसे, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, जो इक्वेटर के साइड रहता है ये पॉजिटिव चार्ज रहता है और पोल की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है। और पॉजिटिव नेगेटिव आता कहाँ पे है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, आप लोग अल्फ़ा एंड बीटा माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े हैं, इसी से यही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इक्वेटर की तरफ रहेगा, पोल की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो है खींचते हैं, ये चार्ज एक दूसरे में क्या करेगा, खींचेगा। खींचने की वजह से यहाँ से जो है सेंट्रोमियर से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे क्रोमोजोम ऐसे बना था, अब यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट हो करके ऐसे कुछ ऐसे अलग हो जाएंगे, ऐसे करके अलग हो जाते हैं। तो इस मेटाफेज में आपने देखा था अटैच हुए थे, क्रोमोजोम जो है इक्वेटर पर आ गए थे और अटैच हुआ था स्पिंडल फाइबर से। लेकिन वहीं मेटाफेज में एनाफेज में क्या हो जाता है, एनाफेज में स्प्लिट कर जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यही कंडीशन फिर आगे बढ़ती है। तो आगे जब हम देखते हैं टीलोफेज आएगा, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए टीलोफेज को हम जो कहेंगे, ये जो प्रोफेज में जो सब हुआ था इसका जस्ट उल्टा होता है टीलोफेज में। जस्ट उसका जितने भी सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हुए थे सब रीअपियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर स्प्लिट हो जा यहाँ पे एनाफेज में हो गया था, अब यहाँ पे फिर टीलोफेज में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्रोमोजोम में था एज अ थिकनिंग थी, अब क्या प्रोफेज में थिकनिंग हुआ था, टीलोफेज में क्या हो जाएगा, अब ये पतले ऐसे क्रोमैटिन एज अ क्रोमैटिन बन जाएंगे, सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। बस सेल डिवीज़न कंप्लीट। थैंक यू।